थिंक न्यूज़ में आज का हमारा विषय है आँखों की चिकित्सा में टेक्नोलॉजी का चमत्कार। आँख जो है हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिसके बिना ज़िंदगी बिल्कुल भी जी नहीं जा सकती। इसके बावजूद आँखों की हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने में कहीं न कहीं हम गलतियाँ करते हैं। परंतु दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के ऐसे चमत्कार हो गए हैं कि आज आप चाहें तो आँखों को 100 वर्ष की ज़िंदगी दे सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर के पास और दूसरे कि आपको खुद उसका बहुत ख्याल रखना होगा। इस विषय पे ही आज चर्चा करेंगे कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है कि जिससे पुरानी तरह से जो सर्जरी होती थी, पुरानी तरह से जो आँखों के अंदर कुछ करते थे जैसे काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, उसके क्या इलाज होते थे, बहुत ही कष्टदायक। लेकिन अब चमत्कार हो गया है टेक्नोलॉजी से और इस विषय पे ही आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए मैंने डॉक्टर सुरेश गुप्ता को बुलाया जो कि एक बहुत रिनाउंड सर्जन है। और इसके अलावा सेक्टर 32 में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका जो आँखों का विभाग है, ये उसके प्रोफेसर हेड हैं। तो ज़ाहिर है कि इनके पास बहुत सा ज्ञान है। ये पहले पीजीआई में रहे बहुत साल और फिर अब ये वहाँ पे हेड हैं। तो टेक्नोलॉजी में जो चमत्कार जो आँखों की चिकित्सा में लाए गए हैं, आज उस विषय पे हम बहुत सा ज्ञान इनसे हासिल करेंगे। डॉक्टर सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले 20 एक वर्षों में, 2 दहाकों में टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से इंटरवेंशन है। जैसे कि जब मेरी दादी का आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो आँखों के अंदर इंजेक्शन लगाते थे और काफ़ी कष्टदायक था काला मोतिया का या सफ़ेद मोतिया का। लेकिन अब तो आप पता नहीं क्या बूंदें डालते हैं कि आँखें अपने आप सुन्न हो जाती हैं और कितने एक लेंस आ गए हैं कि एकदम पुराने ज़मानों में था कि एक उम्र के बाद आपकी आँखों की रोशनी कम होती जाती थी, लेकिन अब आप उनको दोबारा से वो लेंस डाल सकते हैं कि जैसे वो कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, वही दृष्टि वापस आ जाती है। इसके ऊपर हम आज पहले तो यही एक भाग ले लेते हैं कि काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया। पहले तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि लास्ट 2 दशकों में 3 दशकों में जो इतनी एडवांसमेंट आई है, और ये एडवांसमेंट सिर्फ आई में नहीं है, हर जगह है। तो यस। इस एडवांसमेंट ने हर स्पेशलिटी को इफ़ेक्ट किया है। हाँ और अगर हम आइज़ ऑप्थेल्मोलॉजी को देखें हाँ जी। तो ये तो टोटल रेवोल्यूशनाइज हो गई है अरे वाह ट्रीटमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी में। जी। तो जितना टेक्नोलॉजी ने आँखों के इलाज को इफ़ेक्ट किया है, उतना शायद ही किसी और स्पेशलिटी को इफ़ेक्ट किया हो। अरे वाह। तो जैसे आप कह रहे थे सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, हाँ। तो इसके पहले बारे इन दोनों में में फ़र्क क्या है? हाँ जी, वो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ जनरल पब्लिक के लिए जी कि सफ़ेद मोतिया हमारी आँख की स्ट्रक्चर जो है उसमें एक लेंस है, पारदर्शी लेंस होता है, जिसका काम होता है कि जो भी लाइट रेज़ हमारी आँख में एंटर कर रही हैं जी उनको रेटिना पे, जो रेटिना का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जो मैकुला होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा निगाह होती है, जी। तो उस पे फोकस करता है ये लाइट रेज़ को। ओके तो तब प्रतिबिंब बन के इसको रेटिना ब्रेन तक ले जाता है, तो हम देख पाते हैं। ओके तो ओके। उम्र के साथ ये पारदर्शी लेंस जो है ये ओपेक होना शुरू हो जाता है, कि इसकी ओह पारदर्शिता कम होना कम शुरू हो होने जाती है और लगती है। धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। अच्छा। और काला मोतिया एक बिल्कुल अलग बीमारी है, हाँ, जिसका सफ़ेद मोतिया लेंस से कुछ लेना देना नहीं रिश्ता है। नहीं है। ओह तो काला मोतिया एक बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हाँ जी तो आँख में भी एक लेवल ऑफ प्रेशर होता है, द्रव्य होता है आँख के जी अंदर, जी जो कि उसको एक इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़रूरी है। जी तो जी अगर आँख का प्रेशर कम हो जाए तो आँख पिचक जाएगी, तो भी हम देख नहीं पाएंगे। जी। तो अगर आँख का प्रेशर बढ़ जाए हाँ तो भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है, ये आँख के
दृष्टि के नष्ट होने का? दृष्टि के आगे काम करने के लिए। और ओके। धीरे धीरे जो हाई प्रेशर से आंख की जो नस होती है, हाँ हाँ ऑप्टिक नर्व बोलते हैं हाँ इसको, जी। और ये ऑप्टिक नर्व जो सेंसेशन है देखने की, इसको ब्रेन तक लेके जाती है। ओके। तो जब वो हाई प्रेशर होता है तो धीरे धीरे ये नस, ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, जी। वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ओहो। और ये इरिवर्सिबल धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जब एक बार ख़त्म हो गए, हाँ। डैमेज हो गए, तो ये वापस ठीक नहीं हो पाते। ओह जबकि अच्छा। सफ़ेद मोतिये में जब हम उस लेंस को निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, हाँ हाँ तो हमारी पूरी विजन, वापस निगाह आ जाती वापस है। आ जाती है। काला मोतिया उससे काफ़ी खतरनाक बीमारी खतरनाक है। है। आपको लगातार आँखों को दिखाना चाहिए और आँखों को पता रहना चाहिए कि कहीं काला मोतिया तो नहीं हो रहा। तो एक बात। दूसरे डॉक्टर साहब, ये जो लेंस आप एक नया जो लेंस डालने लगे हैं, जिससे आपकी वैसी दृष्टि वापस आ जाती है जैसी से आप पैदा हुए थे, इतनी अच्छी दृष्टि वापस आती है, तो एक चमत्कार जैसा है। तो ये लेंस क्या चीज़ है? लाइक कि वो कि हमारी आंख का जो ओरिजिनल लेंस होता है उसको निकाल देते हैं और इसको वहाँ लगा देते हैं, हाँ जी, ऐसा कुछ? हाँ जी। जी। अगर हम 30-35 साल पहले वापस जाएं, हाँ जी। तो तब आंख का ऑपरेशन, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन कैसे होता था कि हम एक बड़ा कट देते थे नाइफ से, अच्छा। वॉन ग्रेफे नाइफ बोलते थे हाँ उसको, जी। और बड़ा आंख के ऊपर आधी आंख की, पुतली में जो हाँ, जगह है पुतली उस में पे जो पूरा कट। ऑलमोस्ट आधी आंख में कट होता था, हाँ जी। इतना बड़ा कट होता हाँ। था। तो फिर उस लेंस को बाहर निकाल देते थे, बट उसकी जगह कोई और लेंस नहीं बना था तब, तो नहीं डलता था, तो फिर उसको टांके लगते थे। अच्छा। 15-20 दिन पेशेंट को दाखिल भी रहना पड़ता था। ओ हो। और फिर उसके बाद चश्मा, महीने बाद मोटा चश्मा लगता था। आपने देखे होंगे पुराने बुजुर्ग बड़ा मोटा चश्मा, मोटा 10, 11, चश्मा 12 नंबर का चश्मा लगा के घूमते थे। थे, तो तो उससे वो उस थोड़ा वजह से था कि आंख के अंदर लेंस नहीं डल पा रहा, तो बाहर लेंस देना पड़ेगा मोटी पावर का, बड़ी पावर का। तो अब आप देखें कि ये आप चमत्कार कह रहे हैं, तो ये सचमुच चमत्कार ही है कि ये लेंस जो 1949 में शायद पहली बार डला था, और उसमें अब देखो पिछले 60-65 साल में इतनी रेवोल्यूशनाइज हुई है, रेवोल्यूशन हुई है कि अब के लेंसेज और उस लेंस में बहुत फ़र्क है। ओह। अब लेंसेज ऐसे आ गए हैं कि डिस्टेंस की तो हम जो भी चश्मे का नंबर है वो ख़त्म हो जाता है, कि आँख के ऑपरेशन के बाद इंसान दूर तक बिना किसी चश्मे के देख पाता है। जी। और अब के जो लेंसेज हैं, जो मल्टीफोकल हैं, ट्राईफोकल हैं, उसमें आप नज़दीक का भी काफ़ी हद तक चश्मे के बिना काम कर पाते गुजारा हैं, कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट भी, क्योंकि वाह। आजकल आप देखें हर बंदे को कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। हाँ। तो इंटरमीडिएट रेंज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसके लिए भी चश्मे की ज़रूरत पड़े तो आप डिपेंडेंट हो गए हैं, थोड़ा हैंडीकैप हो गया। तो हमारा जो अब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट, उनका ये हम लोग चाहते हैं कि हम पेशेंट को पूरा स्पेक्टिकल फ्री बनाएं, वाह चाहे वो वाह डिस्टेंट विजन है, नियर विजन है, या इंटरमीडिएट वाह विजन। वाह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आप जैसे डॉक्टर्स को सलाम। देखिए डॉक्टर साहब, आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप समय से ये जान जाएं कि आपको काला मोतिया है या सफ़ेद मोतिया, तो सफ़ेद मोतिया का इलाज इतना चमत्कारिक है कि अब सफ़ेद मोतिया में आपको आपकी बचपन की आईसाइट वापस दे सकते हैं। एक ऐसा लेंस बन गया है। आपका ऑपरेशन होता है, आँख में कोई दर्द नहीं होती, कहीं कोई इंजेक्शन नहीं लगता, आपके ड्रॉप्स डाल के सुन्न कर देते हैं आँखों को। ये भी एक खोज है कि इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ता, और उस समय वो आपका लेंस पुराना वाला जो बचपन से जन्म से मिला था उसको निकाल देते हैं, नया लेंस लगा देते हैं, जिससे कि आपकी पूर्ण दृष्टि फिर से देखने योग्य हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई आपने। तो काले मोतिया का कोई भी इलाज अभी भी नहीं है? तो पहले तो काला मोतिया डायग्नोज करना ही मुश्किल हो जाता था कि अच्छा, अब ये ढूंढ लेते हैं हाँ, आपके काला मोतिया है। हाँ जी, अब ऐसे टेस्ट आ गए हैं कि आपको जब आपकी आंख में बहुत पहले क्या होता था कि 40% डैमेज की स्टेज के बाद ही आप काला मोतिया डिटेक्ट कर पाते थे, जो ओके। टेस्ट अवेलेबल थे। ओके। अब ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जैसे ओसीटी है, हाँ जी। उस टेस्ट से आप उस स्टेज से पहले ही ग्लूकोमा पेशेंट को पिकअप कर सकते हैं। ओह अच्छा। अगर आप तो कैसे जो लोग हैं उनको जैसे आपके पास आके यही करवाना चाहिए कि भाई हमारा काला मोतिया का टेस्ट कर दो?
तो जैसे जिन लोगों के परिवार में काला मोतिया है, अच्छा, पेरेंट्स जेनेटिक को होता है ये? जेनेटिक होता है जी। ओपन एंगल ग्लूकोमा एक है जो फैमिलीज एक में भी भाग जेनेटिक है। जेनेटिक है। जी। तो ये जैसे जिस परिवार में फादर या मदर को या ब्रदर को काला मोतिया है, तो वो परिवार को अपनी स्पेसिफिक स्क्रीनिंग करानी चाहिए काले करानी मोतिये के चाहिए। लिए। क्या ये टेस्ट जो आप बता रहे हैं कि जिससे पहले पता लग जाता है, क्या ये भारत में हर जगह है? अब तो ये ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो काला मोतिया अगर जेनेटिक ना हो तो किसको हो सकता है? तो कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उम्र के साथ तो चांस बढ़ता जाता है। जैसे 60 साल के बाद काला मोतिया होने का चांस बढ़ किसी जाता को भी हो सकता है, बढ़ अच्छा, जाता है। अच्छा। तो हम क्या कहते हैं कि 40 साल के बाद सबको अपना आइज का आई चेकअप टेस्ट जरूर कराना चाहिए। रेगुलर कराना चाहिए, रेगुलर हर नियमित साल, रूप से हाँ जाएं। जी, साल 2 साल में ज़रूर दिखाना चाहिए कि उसमें सिर्फ काला मोतिया ही नहीं, बाकी भी कोई बीमारी होती है आइज़ की। अब डायबिटीज़ इतनी फैली मैं हुई है। ये सवाल करने वाली थी आपसे कि आजकल लगभग हर जगह ये बताया जाता है कि आपको डायबिटीज़ बढ़ सकती है अगर आंखों का ये हो वो हो। वो हमें समझाइए कि डायबिटीज़ से आंखों का क्या ताल्लुक है? सो डायबिटीज़ तो अब इतनी प्रेवलेंट है कि अब हम वर्ल्ड के डायबिटिक कैपिटल सिटी बन रहे हैं। जी कि जी, इतनी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। प्रेवलेंट है, जो विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ और काला मोतिया का भी मैं हमेशा कोरिलेट पेशेंट को समझाता हूँ कि काला मोतिया भी शुगर की तरह ही है। कि जैसे काले मोतिये में हम प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, शुगर डायबिटीज़ में हमें शुगर लेवल कंट्रोल करना जी होता जी है। जी। दोनों को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओके। तो उनको सिर्फ कंट्रोल करना होता है। तो डायबिटिक पेशेंट है, जो मैं अपने फिजिशियन फ्रेंड से हमेशा बात करता हूँ कि उनके पास जब भी डायबिटिक पेशेंट आए ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए, उनको हमेशा वो आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर पक्का करें। भेजेंगे। तो वो हम उन डायबिटिक रेटिनोपैथी एक प्रॉब्लम है जिसमें डायबिटिक पेशेंट में रेटिना में हेमरेजेस हो जाते हैं, रेटिना में एक्सुडेशन हो जाती अच्छा, है। वहाँ पे ही नुकसान हो तो जाता है वो अगर आपको डायबिटीज़ ज़्यादा है। हाँ जी, तो डायबिटीज पेशेंट को कुछ सालों के बाद सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो रेटिना भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ओह। रेटिनोपैथी हो जाती है। उसमें भी परमानेंट विजन लॉस हो सकता है अगर आप आई अरे स्पेशलिस्ट के बाप रे। पास नहीं गए। अच्छा तो रेगुलर स्क्रीनिंग डायबिटिक पेशेंट को भी हर साल करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, यानी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और रेटिना उनका अफेक्ट हो चुका है, उसमें भी एक चमत्कार आप बता रहे थे, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक बार डायबिटिक पेशेंट के रेटिना में सोजिश आ जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो स्टेज हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो स्क्रीनिंग से बच सकती है। अगर रेगुलर स्क्रीनिंग हम पेशेंट एनुअली कराए तो ठीक टाइम पे पकड़े जाएं तो ये जी जी प्रिवेंट हो सकता है। बट जी। अगर एक बार रेटिना इन्वॉल्व हो गया, तो पहले 20 साल 15 साल पहले क्या होता था, उसका लेज़र से इलाज होता था। जी। तो वो जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं था। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर हाँ जी, जगह हाँ जी, हो। हाँ जी। और आज रिसेंट जो इसमें डेवलपमेंट हुई है, एंटी वेजेफ इंजेक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा जी, ये क्या होता है? एंटी वेजेफ ड्रग्स हैं जो कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है वो वेजेफ की वजह से होती है। अच्छा कि जी। रेटिना में जब ब्लड सप्लाई कम होती है डायबिटिक पेशेंट में, तो वहाँ वेजेफ अच्छा जी। मटेरियल जो वेजेफ रिलीज़ होते हैं। अच्छा। तो ये एंटी वेजेफ ड्रग्स होती हैं जो इन वेजेफ को कंट्रोल कर लेती हैं, तो आपके डायबिटिक चेंजेस जो रेटिना में वो रिवर्स हो जाती हैं। ओह, पूरे सोजिश कम रिवर्स हो जाती जाते है, हैं? हाँ, काफ़ी हद तक रिवर्स होके, तो उससे पेशेंट की विजन फिर रिस्टोर हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉर्निया के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि कॉर्निया का क्या ज़िंदगी में, आंखों में, दृष्टि से क्या ताल्लुक है? सो कॉर्निया आंख का सबसे आगे वाला भाग है, जी। ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, जो इसमें हमें ब्लड, देख सकते हैं जो हम। जी जी, ब्लड सप्लाई नहीं होती उसमें। अच्छा तो जैसे हम आंख के सबसे आगे कॉर्निया है और फिर आइरिस है जो अच्छा ब्राउन हिस्सा, अच्छा तो हम ब्राउन हिस्से को सबसे आगे वाला समझ लेते हैं। अच्छा। तो पर जैसे उससे भी आगे एक है, हाँ, वो जैसे कॉर्निया है। जी, घड़ी का डायल होता है ना, हाँ तो आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास है।
जी। तो हम डायल को सोचते हैं सबसे आगे का हिस्सा है, जबकि अच्छा, आगे जबकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो इसी ग्लास। ग्लास की तरह आगे ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है। अच्छा 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 तो अच्छा, वो बहुत ही हमें, अच्छा उदाहरण दिया है हाँ डॉक्टर जी हाँ साहब। जी, तो हमें लगता है शायद वो ब्राउन पार्ट सबसे आगे, उसके आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। अच्छा। इसको आम भाषा में पुतली कहा जाता है। जी। तो कॉर्निया, कई बीमारियों की वजह से कॉर्निया जो पुतली है वो ओपेग हो जाएगी। ओहो। जैसे हमारा लेंस ओपेग हो सकता है, ओपेग पारदर्शिता खत्म हो जाती है। ओहो हो, अच्छा तो अच्छा जैसे अच्छा। कॉर्निया पारदर्शिता, जब कॉर्निया की खत्म होगी तो लाइट रेज आंख के अंदर नहीं जाएगी, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसको एकदम ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल एडीमा या कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं। अच्छा तो जी। ये आंख के ऑपरेशन के बाद भी हो सकती है कई लोगों में, और कई लोगों में चोट की वजह से, केमिकल इंजरी की वजह से अल्सर हो जाता है, कई बार आंख में जख्म अल्सर होता है। क्यों होते हैं डॉक्टर साहब? तो आंख में कई बार चोट लगती है, हाँ हाँ। उसके बाद अगर हम ध्यान ना दें तो जो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस है वो आंख के अंदर एंटर करके एक जख्म बना देती है। ओहो। उसको कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं। अच्छा। तो अल्सर जब हील होता है तो कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाएगी, वहाँ निशान बन जाएगा ओ। और पारदर्शिता कॉर्निया की खत्म हो जाएगी। हाँ। सो इन पेशेंट में हमें पुतली बदलनी पड़ती है, जो कि सिर्फ अच्छा, आई, पुतली भी बदल सकते हैं पुतली बदल सकते डॉक्टर हैं जी। साहब? इसको आप सभी कॉर्नियल, कुछ बदल सकते हाँ जी, हैं। इस, अच्छा, पुतली भी जी बदली जी, जा सकती इसको है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो अच्छा, ओके। तो जो आई डोनेशन आती है हमारे पास, आईज लोग डोनेट करते हैं, तो उसमें सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, बाकी आई ट्रांसप्लांट नहीं होती। हम ओनली लोग सिर्फ। हाँ जी, आम लोग सोचते हैं कि सारी आई बॉल चेंज होता है, नहीं, ऐसा हाँ, नहीं होता। सिर्फ सिर्फ कॉर्निया। हम कॉर्निया आगे से निकालते हैं, और उसको, जिस पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो उसका कॉर्निया का वो हिस्सा निकाल के उसकी जगह नॉर्मल कॉर्निया लगा के उसको फ्यूचर कर दिया जाता है। तो ओके। वो कॉर्नियल तो ट्रांसप्लांटेशन। फिर से देख पाता है हाँ इंसान। जी हाँ जी, इसीलिए आई डोनेशन जो है, आँखों के दान की जो आपको बार बार करी जाती है आपसे प्रार्थना, वो इसलिए की जाती है कि बहुत से दुनिया में लोग किसी न किसी वजह से जब बिल्कुल ही देखना बंद हो जाता है, तो जो आपने आंखें दान की होती हैं उनसे उनकी रोशनी दोबारा वापस मिलती है उनको। तो एक तो आप ज़रूर अपनी आँखों को दान करने के का एक सिस्टम है डॉक्टर साहब, वो भी समझा दें कि आँखों को दान कैसे किया जाता है। तो आई बैंक, जैसे हमारे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आई बैंक है, तो हर इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आई बैंक होता है, और कई जगह मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आई बैंक होता है। तो हर शहर में कोई ना कोई आई बैंक ज़रूर है। तो जिसने भी अपनी आइज़ प्लेज करनी है, वो आई बैंक से फॉर्म मिलता है, जी। तो वो भर दें तो आपकी आइज़ प्लेज होगी। तो आप जब भी आपकी आफ्टर डेथ आप आइज़ डोनेट कर सकते हैं। जी जी। और दूसरा, किसी भी फैमिली में कोई भी डेथ हो, तो वो फैमिली अगर आई बैंक को कॉल करें, तो उनकी 24 घंटे टीम होती है जो उनके घर से आके आई बॉल को निकाल के, तो वो फिर आई बैंक में और उस मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं, और उसको, जो पेशेंट की हमारे पास वेटिंग लिस्ट होती है, जिन पेशेंट की पुतली ख़राब है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, उनकी हमेशा हम मेंटेन रखते हैं एक वेटिंग लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट। तो जो हम लिस्ट उन में होता है पेशेंट को उनको कॉल बुला करते के। हैं, उनको बुला के उनके कॉर्निया रिप्लेस करके, तो उनकी ब्लाइंडनेस ठीक की जा सकती है बहुत इससे। अच्छे। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप कॉल करेंगे तो आपके 10 मिनट का प्रोसीजर है, जिसमें आई बॉल निकाल के और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल आई लगा देते हैं, ताकि देखने में भी वो ठीक लगे। बुरा ना लगे। डॉक्टर साहब, एक और बात पूछनी थी कि आजकल बड़े छोटे छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, तो उसमें कोई काला मोतिया या वो तो नहीं कारण होता, पर फिर वो नंबर भी बढ़ता चला जाता है। इसका भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? इसका भी कोई इलाज, चमत्कार कोई हुआ है? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो चश्मे का नंबर, जैसे आप कह रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं। आजकल बच्चे घरों के अंदर ही रहते हैं, डिवाइसेस पे लगे रहते हैं, हाँ जी। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो वो भी एक कारण है कि चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। और जो चश्मे का नंबर होता है उसको भी आजकल लेज़र से हम करेक्ट कर सकते हैं। रियली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो उसको लेसिक लेज़र बोलते हैं। जी। और आजकल स्माइल टेक्नोलॉजी है, जिससे हम अगेन चश्मे का नंबर ख़त्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें लेसिक्स आपने बोला, तो ये इसमें कैसे क्या करते हैं, क्या ऑपरेशन होता है? ये एक लेज़र मशीन है। जी। तो लेज़र मशीन, एक्साइमर लेज़र मशीन होती है, फेमटो सेकंड लेज़र मशीन्स होती हैं। जी। तो इनसे क्या है कि
इनमें जो सारा एल्गोरिदम्स होते हैं, जी। तो कोई भी इंसान जिसको चश्मे का नंबर 1.5-2 से ज़्यादा है हाँ जी। और उसकी उम्र थोड़ी है। 20 साल हो चुकी है, हाँ क्योंकि जी। ये प्रोसीजर हम बच्चों में नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि उनमें नंबर बदलता रहता है। ओके। तो अगर हम किसी का 3 नंबर के लिए सपोज लेज़र कर देते हैं और उसका नंबर 6 महीने साल में फिर 4 होना था, जी। तो उसका आधा 1 नंबर फिर आ जाएगा। ओके। तो पर्पस इस प्रोसीजर का चश्मे पे डिपेंडेंस ख़त्म करना है, चश्मे का नंबर ख़त्म करना है, चश्मा चश्मे को ही ना उतारना पहनना है। पड़े, ये ऑपरेशन हाँ, है। तो इसलिए हम तभी करते हैं जब आपका नंबर स्टेबल है। अच्छा, तो पिछले 2 लगभग 20 साल की उम्र में 20 जाके साल की करते। उम्र और आपका 1.5-2 साल से सेम नंबर चल रहा है। तो क्या ये उम्र भर फिर सही रहता है ऐसे? हाँ, मोस्टली। उम्र भर? हाँ जी, हाँ जी। फिर इनको काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया कुछ भी होने का डर नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ हम चश्मे का नंबर उतारने के लिए करते हैं। इसमें काला मोतिया बिल्कुल अलग बीमारी है, अच्छा, वो फिर भी हो सकता हो है। सकती और है। जो मायोपिक पेशेंट है, माइनस नंबर वाले लोग हैं, हम्म। उनको काले मोतिया होने का चांस आम पब्लिक से थोड़ा ज़्यादा है। ओके। पर और ज़्यादातर ये 60 साल की उम्र के बाद ही होता है। हाँ जी, काला मोतिया तभी हम कहते हैं 40 साल पे आप स्क्रीनिंग करानी शुरू करें। सफ़ेद मोतिया भी 50-60 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होता है और काला मोतिया भी 60 साल की उम्र के बाद होता है। तो ये भी एक चमत्कार है टेक्नोलॉजी का कि 20 साल तक के बाद आप एनकों का वध कर सकते हैं। फेंक सकते हैं उनको डस्टबिन में। तो और बच्चे फिर उसके बाद आसानी से अब अपनी। डेफिनेटली पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस पे, आज से 10 साल पहले मैं एडवोकेट नहीं करता था कि कोई मेरे पास आता था कि मैंने लेज़र कराना है चश्मा उतारने के लिए, तो मैं मतलब इतना पॉजिटिव नहीं था, मना भी कर देता था। अच्छा। अब हमारे पास इतनी स्टडीज़ आ चुकी हैं पिछले 20 साल की कि इतना लिटरेचर है कि हम कह सकते हैं कि आँख का चश्मा उतारने के लिए जो लेसिक प्रोसीजर किया जाता है, वो परफेक्ट है, तो वो सेफ है, सेफ उससे भी है, कोई मेजर सुरक्षित भी है और इफेक्टिव भी है, एकदम तो सही भी है। उतर भी जाता है। अगर हम कल ही एक पेशेंट का मैंने किया है, इसका डाई नंबर था और सिलेंड्रिकल भी था, 2 नंबर और 3 शायद वो था। ज़्यादातर पेशेंट्स में बाईफोकल लेंस क्यों डालते हैं? आपके पास तो अब और भी लेंस हैं। हाँ, बाईफोकल आप सफ़ेद मोतिया के हाँ जी, ऑपरेशन के जो पेशेंट के बारे में बहुत बात से कर लोग रहे हैं। हमसे कहते हैं कि हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हमें तो बाईफोकल ही डाला है। हाँ जी। तो ये क्या कारण होता है? जो सफ़ेद मोतिया की सर्जरी है वो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुई है हाँ, हमारे बहुत। आई डिजीज़ में। जी जी। तो पहले कट इतना बड़ा था, अब कट का अगर साइज़ देखें हम तो ये 2 मिलीमीटर, अरे 2 बाप। मिलीमीटर से भी कम हो गया है। अच्छा, पहले तो आप आधे तक पहले आधे काटते थे, तक का कट देते थे और अब 2 लेंस भी नहीं डलता मिलीमीटर। था। अब 2 मिलीमीटर का हो गया है और उसमें लेंस को हम फोल्डेबल लेंस बोलते हैं। अच्छा, ये तो अंदर डालते हैं एक्रिलिक, जब आप, हाँ जी, तो फोल्ड करके डालते हैं। फोल्ड करके डालते हैं, तभी अरे, ये 2 mm से जाएगा ना। अरे अदरवाइज तो बाप रे। लेंस का साइज 12 mm है, तो उसको उसका ऑप्टिक जो होता है वो 6 mm है और बाकी हैप्टिक्स होते हैं हाँ, जो उसको अपनी जगह आप पे रखते हैं। 2 मिलीमीटर में उस हाँ लेंस जी, को फोल्ड उसको करके फोल्ड डालते थे। करके डालते हैं। तो बट हाँ, अगर हम ये तो देखें, सचमुच चमत्कार है। चमत्कार है, जी। तो हम मतलब नेचर को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो तो है। जो वो तो एक फैक्ट है ही, पर फिर बट भी इस नियरली ये क्लोज टू तो नेचर, कि हाँ, जो इट्स वेरी, भगवान ने हमें लेंस दिया है हाँ, उसके ऑलमोस्ट हम लगभग उतना 95% ही अच्छा। पहुंच चुके हैं। तो उस छोटे इंसिजन से हम फोल्डेबल लेंस जो एक्रिलिक मटेरियल का बना हुआ है, हाँ, वो तो डाल देते हैं। वो डाल देते हैं और अंदर जाके वो लेंस खुल के अपना जो कैप्सूल होता है जो नेचुरल लेंस का है उसके अंदर फिट हो जाता है, जी। फिर वो कभी नहीं हिलता। तो वाह, आजकल सिलेंड्रिकल भी पढ़ने भी लगा है। पढ़ने लगे हैं, इनको टॉरिक IOL बोलते हैं। हाँ जी। तो सिलेंड्रिकल नंबर भी और दूर ये का तो आप नंबर भी। डॉक्टर ही देख पाएंगे कि हाँ, किसको कौन सा लेंस वो चाहिए, पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता। तो जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो अपने आप सारे बताएंगे। टेस्ट करके पेशेंट को बताएंगे कि आपके लिए ये बेस्ट लेंस है। तो बढ़िया। दूर वाला तो हमने सबका करेक्ट करना है, नज़दीक और इंटरमीडिएट जो पेशेंट बहुत एक्टिव, आजकल तो सारे लोग एक्टिव हैं, डिवाइसेस सारे यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो ये इडॉफ लेंसेज आए हैं जिनमें हम दूर का, मिड विजन एंड नियर विजन और आजकल ट्राईफोकल भी हैं। तो बट ये सारा कुछ आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेशेंट पड़ेगा। को कभी भी ये अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को या आई स्पेशलिस्ट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि मुझे यही लेंस डालना, नहीं, वो क्योंकि वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही को बता पता है कि आपको पाएंगे क्या कि चाहिए। आपको
आपकी डिमांड जो है हो सकती है कि मुझे ये ट्राईफोकल डालें, बट डॉक्टर साहब देखेंगे कि जैसे कुछ पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के हैं या एडवांस ग्लूकोमा है, उनमें हम ये लेंसेज रिकमेंड नहीं करते। बहुत तो वो डॉक्टर देखेंगे कि कौन सा आपको डॉक्टर साहब, best और suitable कौन है। सा चमत्कार सर्जरी में हुआ है? सर्जरी में एक तो ये लेज़र मशीन जो हाँ जी, आपका ये चश्मे बता का दिया नंबर आपने। उतार देते हैं, जी। कैटरेक्ट का हो जाता है। हाँ जी। फिर आजकल ये ग्लूकोमा सर्जरीज में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। अच्छा। तो ट्रेबिकुलेक्टमी सर्जरी तो पहले से ही चल रही थी, अब ग्लूकोमा इम्प्लांट्स अच्छा जी, वो बताइए हमें क्या है। पहले ग्लूकोमा जो है वो है सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, सॉरी काला मोतिया, और फिर उसके अंदर ये जो नया चमत्कार है वो क्या है? तो ये नए जो इम्प्लांट्स बोलते हैं इनको ग्लूकोमा इम्प्लांट्स। तो ये जैसे हमारे दांतों के इम्प्लांट्स लग हाँ जी, जाते हाँ हैं, जी, हाँ जी, ऐसे इसमें आप इम्प्लांट्स लगा सकते हाँ हैं। जी, इम्प्लांट लगते हैं जो कि ग्लूकोमा मेडिसिन से या नॉर्मल सर्जरी से कंट्रोल नहीं होते। उन पेशेंट में ये अहमद ग्लूकोमा इम्प्लांट है या आदि इम्प्लांट है जो कि इंडिया में ही बन रहा है अब। वाह वाह, तो वो मेड काफ़ी इन इंडिया। हाँ जी, मेड इन अरे इंडिया। वाह। और लैब कंपनी ने पिछले 5-6 साल से आ रहा है, तो काफ़ी चीप है, जो 4,000 के करीब मिल जाता है। अरे वाह। दूसरे इम्प्लांट 25-30 हज़ार के करीब है। अरे तो ये इम्प्लांट हम उन पेशेंट में डाल सकते हैं। तो ये आँख का जो द्रव्य है, एक्वस जो बोलते हैं, हाँ जी। उसको निकाल के आँख के अंदर से, तो बाहर जो सब कंजंक्टिवल स्पेस होती है उसमें तो स्प्रेड करता है। उसमें स्प्रेड कर देता है और अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। वाह। तो इस तरह से हम आँख का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं वाह। ताकि ग्लूकोमा डैमेज ना करे ऑप्टिक नर्व वाह को और वाह। प्रिवेंट करें ब्लाइंडनेस। डॉक्टर साहब, आपने चमत्कार बहुत से हमें बता दिए और लोग, हमारे दर्शकों को समझ भी आ गए होंगे कि अब जो आंखों की चिकित्सा है उसमें इतने अच्छे अच्छे इलाज हैं। पर छोटी सी बातें आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए बचपन से क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ताकि माएँ अपने बच्चों को आज सिखा दें, जो बड़े हैं वो आज सीख लें। ये बताइए कि कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? तो जैसे हम डिस्कस भी किया था कि चश्मे का नंबर आजकल बढ़ता जा रहा है, तो एज पेरेंट्स जब आपका बच्चा 2-3 साल स्कूल गोइंग प्ले स्कूल में जाने लगता है या प्री स्कूल एज में है, फिर स्कूल गोइंग एज में है, उस पीरियड में पेरेंट्स को नोट करना चाहिए कि उनका बच्चा ठीक ढंग से देख पा रहा है कि नहीं। ओके। तो क्लासरूम में जैसे वो कई बार बच्चे आगे बैठते हैं, अगर पीछे बैठ के भी उनको ब्लैक बोर्ड ठीक दिख रहा है तो दिस मीन के उसकी आई साइट ठीक है। तो जब भी वो नोट करें कि आई साइट कम लग रही है या स्कूल टीचर से भी बात करें, तो दे शुड गो टू ए आई स्पेशलिस्ट। ओके, एक तो छोटे बच्चों का ये नंबर है। तो बच्चों में अगर हम चश्मे का नंबर उनको टाइम पे ना दें तो उनकी आंख स्लीपी आई बन जाती है, ओ, जिसको एम्ब्लियोपिया बोलते हैं। अच्छा। तो वो 12 साल की उम्र तक हमारा जो विजुअल सिस्टम है मैच्योर होता है। हाँ। उस पीरियड में हमें लाइट, आंख के अंदर लाइट जाए और ठीक प्रतिबिंब बने, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर तभी उस आप आउटडोर पीरियड की में बात कर रहे हाँ थे जी, कि हाँ बाहर जी, खेलने जाना हाँ बच्चों जी, का बहुत ज़रूरी हाँ है। जी। तो अगर वो प्रतिबिंब चश्मे का नंबर की वजह से किसी को अच्छा, मायोपिया 12 है, वर्ष तक ही सिर्फ हमारी दृष्टि तो पनपती है? मैचुरेशन जो होती है ना, अच्छा। फंक्शन और स्ट्रक्चर तो बन जाता है पैदा हाँ होते ही। हाँ हाँ। उसमें जो काम इट्स लाइक वायरिंग, कि ओके। आपने घर में वायरिंग करा ली बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगी तो वो काम नहीं करेगी। तो ओके। वो वायरिंग हुई हुई है। अब उसका जो 12 साल तक मैच्योर होगी। होना है सिस्टम, उसमें जो लाइट जाएगी तो वो लाइक तो इलेक्ट्रिसिटी सूर्य की उसको रोशनी की हाँ बहुत जी, आवश्यकता और है। साफ और प्रतिबिंब। बच्चों की माएँ पिता ये समझ लें कि बच्चों को 12 साल की उम्र तक सूरज में, बाहर खेलने में, सब में पूरा उसका योगदान माँ बाप को देना चाहिए। हाँ जी। तो ये साफ प्रतिबिंब तभी बनेगा जब आपकी साफ दृष्टि है। साफ तो अगर दृष्टि। किसी को चश्मा लगा है तो उसको उसी उम्र में चश्मा दें तो उसका बिल्कुल इसको कभी ठीक भी काम देरी ना करेगा। करें, हाँ माँ जी, बाप हाँ जी। देरी ना करें। चश्मा अगर बच्चे को ज़रूरत है तो बहुत जल्द लगवाना चाहिए। क्योंकि और 12 कौन साल सी? की उम्र के बाद फिर ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद चश्मा देंगे भी तो विजन जो कम है वो इम्प्रूव नहीं होगी। ओके, बहुत बहुत ही ही महत्वपूर्ण है ये। महत्वपूर्ण बात बताई आपने। और कौन सी प्रिकॉशंस बड़े होने पे स्कूल कॉलेज में, ये वहाँ तक क्या क्या करना चाहिए? तो अगर अगर आपको चश्मे का किसी ने बताया है, आपके आई स्पेशलिस्ट ने चश्मे का चेक करके आपको ज़रूरत है, फिर आपको लगाना चाहिए। हाँ जी।
तो ठीक है। आप अनगहली मत करें, अदरवाइज आपकी आई स्ट्रेन रहेगी। हाँ और एक जो डिवाइसेस आजकल हर जगह हाँ, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर है, मोबाइल्स टीवी हैं, है, सारा दिन हम फिल्म्स हैं। व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, जहाँ मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं डिवाइसेस पे, हाँ। वो आईज़ को बड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। ओह तो उससे आईज़ में ड्राई आईज़ हो जाती हैं, अच्छा। रेडनेस, वाटरिंग, पेन, हेडेक, सब कुछ हो सकता है। तो डिवाइसेस को भी हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। कम इस्तेमाल हाँ जी, हाँ करें, जी। बीच में अपनी कंटिन्यूअस आँखों आधे को घंटे, हाँ जी, आराम आराम दें। दें। सारा टाइम लगातार कंप्यूटर पे ना बैठें, लगातार टीवी ना देखें, लगातार मोबाइल पे ना लगे रहें। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर और साहब उसके बाद हमें ग्लूकोमा स्क्रीनिंग के लिए 40 साल के बाद, जैसे 40 कि साल हमने के लिए। डिस्कस किया, तो ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कर सकती है। कर तो सकती इसको हमें जल्दी पकड़ के कंट्रोल करना है, ताकि हमें है। वाह नुकसान वाह ना करे। वाह वाह। और तो बावजूद इसके कि बहुत से चमत्कार टेक्नोलॉजी ले आई है आँखों की चिकित्सा में, इसके बावजूद बचपन से आपको जो अपना अनुशासन बनाना है आँखों की देखभाल का, वो आप ही की जिम्मेवारी है। पहले 12 साल तक माँ बाप देखें, उसके बाद बच्चे अपना ध्यान रखें, फिर वयस्क अपना ध्यान खुद रखें, फिर ये डॉक्टरी चिकित्सा में जो टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, ये आगे ज़िंदगी में आपको बहुत दूर देर तक दृष्टि को, जैसा मैंने कहा, 100 साल तक आप अच्छे से देख सकते हैं, बिना ऐनक के देख सकते हैं। लेकिन पहले सुरक्षा अपनी आँखों की आप स्वयं करें। डॉक्टर साहब, कैसे धन्यवाद करूं आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। साहब। नमस्कार।